हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया ही होने चाहिए। हाँ तो प्यारे जवानों, हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम लोग बेहद आसान सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक आपको पता भी होगा कौन सा, आपका फेवरेट टॉपिक में से एक। देखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मेरे प्यारे जवानों, बेहद आसान टॉपिक है लेकिन एग्जाम्स के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरे मन से, पूरी शिद्दत से इस टॉपिक को समझना है। तो सबसे पहले साहब, एक बात आपने देखी होगी अक्सर कि साहब इस सर्किट में करंट 10 एम्पियर है, इसमें 20 एम्पियर है, यहाँ इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, किसी में 20 वोल्ट है, किसी में 50 वोल्ट है। तो साहब ये मेजरमेंट कौन करता है? ये जो इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है, आज उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे जवानों, गैल्वेनोमीटर ही इसके पीछे है। गैल्वेनोमीटर से ही हम ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, मेजरमेंट वाले। लेकिन गैल्वेनोमीटर का जो बेसिक काम है वो क्या है, ध्यान से समझना। मैंने लिख दिया आपके लिए कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करने के काम आती है। भाई साहब, जब मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज वाले क्वेश्चंस कराए थे तो याद करो, उनमें हमने बीच में गैल्वेनोमीटर ले रखा था, मीटर ब्रिज पढ़ा हमने, पोटेंशियोमीटर पढ़ा, उनमें भी हमने गैल्वेनोमीटर ले रखा था जो करंट को डिटेक्ट करता था। मतलब कि साहब करंट है या नहीं है, इस बात को जो इंडिकेट करता है वो कौन होता है साहब? गैल्वेनोमीटर। और करंट किधर है, ये डायरेक्शन में भी हमारी मदद करता है, इधर है या इधर है। इसका जो पॉइंटर है वो बीच में होता है, ये इधर भी जा सकता है और ये इधर भी जा सकता है। तो साहब गैल्वेनोमीटर खुद तो क्या काम करता है? करंट को डिटेक्ट करता है। लेकिन यदि हम इसमें हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो इसकी हेल्प से हम करंट को मेजर भी कर सकते हैं। और जब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं तो इसका नाम बदल के एमीटर हो जाता है। और प्यारे जवानों, हम यदि थोड़े से और मॉडिफिकेशन कर दें, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई दूसरे तरह के मॉडिफिकेशन करें, तो हम दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उस समय इसका नाम क्या बन जाता है? वोल्टमीटर। मैं इस बात को डिटेल में समझाऊंगा कि गैल्वेनोमीटर एज सच बिना मॉडिफिकेशन के करंट के मेजरमेंट में यूज क्यों नहीं होता। एक छोटी सी कहानी के जरिए मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा भाई साहब। तो भाई साहब पहले, लेकिन अभी क्योंकि हम बिल्कुल शुरुआत ही कर रहे हैं तो वो चीज पहले समझाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, आपको लास्ट में अपने आप ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम लास्ट में देखेंगे उसको। तो आई होप समझ आ गया होगा गैल्वेनोमीटर क्या है। तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो क्या काम आएगी साहब? करंट को डिटेक्ट करने काम आएगी। वी कैन आल्सो मेजर द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बाय सम मॉडिफिकेशंस। याद रखना, बाय सम मॉडिफिकेशन, ये जो वर्ड मैंने लिखा है कि कुछ मॉडिफिकेशन यदि हम कर दें तो हम करंट को मेजर भी कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ में। जवानों आई होप ये समझ आया होगा। अब भाई साहब बात यह आती है कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है साहब, कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? आप सबको तो मालूम है प्यारे जवानों कि फिजिक्स ने मानवता के लिए बहुत से काम करे हैं और उसी काम में एक जो रिसर्च हुई फिजिक्स में वो क्या हुई कि भाई साहब करंट कैरिंग कॉइल को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो साहब उस पर टॉर्क लगता है। इसी चीज पर बेस्ड हमने एक डिवाइस तैयार कर ली और वो डिवाइस है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या बना कि भाई साहब जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम किस में रखेंगे? एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। लेकिन ध्यान रहे मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया है, रेडियल। इस पूरे टॉपिक के दौरान इस वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको तो घोट के पी जाओ भाई साहब। इसकी एक एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो मेरे प्यारे जवानों, जब हम इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे देन इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क। कॉइल विल एक्सपीरियंस टॉर्क। और इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर कि जो टॉर्क मिलेगा वो टॉर्क करंट की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। मतलब यदि करंट बढ़ जाएगा तो साहब टॉर्क भी बढ़ जाएगा। वैसे तो मैं आपको डेरिवेशन करा चुका हूं, तो आपको वैसे भी डायरेक्ट याद होना चाहिए। टॉर्क का रिलेशन याद करो, क्या था? टॉर्क इक्वल टू NIAB sin theta. What is N? Number of turns. What is I? Current. What is A? It is the area. What is B? It is the magnetic field. And what is the theta? Angle between the area vector and the magnetic field. यहाँ ध्यान रखना है।
मैं इसको अभी समझाने वाला हूं, दोबारा से जब यहां यूज करेंगे हम लोग तो समझ में आ जाएगा अपने को। तो मेरे प्यारे जवानों, पहले आपको ये तो समझ में आया कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल होगी और करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे जिसके कारण वो घूमेगी। उसी को अब मैं आपको समझा रहा हूं, उसका ये डायग्राम हमने को दे रखा है साहब। ये टॉप व्यू है, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा व्यू नजर आएगा साहब। ये एन और एस दे रखे हैं, ये आपको पता है ये मैग्नेट के पोल्स हैं। कोई भी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट ले लिया है हमने, बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है भाई साहब। ध्यान से समझना, ये जो मैंने सर्कल बनाया है ये सॉफ्ट आयरन कोर है। अब भाई साहब ये क्या होती है जी? ओ भाई साहब, ये एक लोहे का टुकड़ा है जो सिलेंड्रिकल शेप का है और सिलेंडर को जब हम ऊपर से देखेंगे तो गोल दिखाई देगा, इसलिए ये गोल दे रखा है। अब इसके नाम में आ रहा है सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये मत समझ लेना दिस आयरन इज वेरी सॉफ्ट इन टचिंग, नो, टच करने में आयरन जैसा ही है ये, लेकिन आपको पता है कि आयरन के अंदर हम अलग अलग उसके कंटेंट के हिसाब से उसकी हार्डनेस को हम डिटरमाइन करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ है सॉफ्ट आयरन कोर। तो अपने को सॉफ्ट आयरन इट इज नॉर्मली एन आयरन एक बेसिकली, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो शेप है इसकी वो सिलेंड्रिकल शेप है और इसके ऊपर कोई लपेटी हुई है। दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना, विजुअलाइज नहीं हो रही ना? अरे मैंने पूरा इंतजाम कर रखा है, अभी दिखाई देता हूं आपको। ये रही अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भाई साहब, क्लियर है? इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्या ये आपको, ये देखो मैंने एक सेल ले रखा है, जो घड़ी में सेल डलता है उसका बड़ा भाई है, समझ रहे हो ना? घड़ी वाला सेल पतला होता है ना, छोटा होती है, मोटा भाई है, मोटा भाई। तो भाई साहब ये सेल है हमारे पास एक, जो मैंने सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है। तो ये एक आयरन कोर की तरह से, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि उसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर का जो सर्किट है वो किस तरीके का होता है। तो एक लोहे का ये सिलेंडर लिया हमने, पहली चीज। इसके ऊपर देखो कॉपर के इंसुलेटेड वायर्स को हमने रैप किया है, लेकिन डायरेक्टली रैप नहीं किया है, इनको हमने एक फ्रेम के ऊपर रैप कर रखा है और वो फ्रेम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है, दैट इज एल्यूमिनियम। यहां पर जो हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज एल्यूमिनियम, क्योंकि एक तो हल्का होता है वो, दूसरा नॉन मैग्नेटिक भी होता है, ठीक है। तो भाई साहब क्या बताया मैंने आपको कि ये जो हम एक क्या ले रहे हैं, एक कॉइल ले रहे हैं। कॉइल के लिए हम एक फ्रेम लेंगे, रेक्टेंगुलर फ्रेम ले ली हमने, क्लियर है? वो रेक्टेंगुलर फ्रेम बहुत ही लाइट है, बहुत ही हल्की सी है, बहुत ही हल्के मटेरियल से बनी हुई है और जिसके ऊपर हमने तार लपेटे हुए हैं कॉपर के इंसुलेटेड वायर्स। इंसुलेटेड का मतलब है कि उन कॉपर के वायर्स को आपस में टच करेंगे तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा भाई, सब उनके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी होती है। मैं एग्जांपल भी देता हूं आपको। आप अपने घर में, आपको याद ही होगा बचपन में खिलौने बहुत ही तोड़े भी होंगे आपने, उनके अंदर आपको एक चीज ने बड़ा अट्रैक्ट किया होगा, जो मोटर होती थी वो, और उस मोटर के अंदर भी एक चीज बहुत अट्रैक्ट करती थी आपको, जो चमकीले चमकीले तार होते थे। तो जो वो चमकीले तार है एक्चुअल में कॉपर इतनी ज्यादा चमक नहीं बिखेरता, वो उनके ऊपर इंसुलेशन लगी होती है। सेम वही तार है यहाँ पे। तो आपको मैंने दिखाने की कोशिश करी है मेरे प्यारे जवानों, ये कॉइल के तार लिए हैं मैंने, कॉइल के ऊपर इस तरीके से हमने इसको लपेट दिया। अब एल्यूमिनियम की जो फ्रेम है वो नहीं लेके आया मैंने डायरेक्ट तार लपेट दिए हैं, ठीक है? ध्यान से समझना, लेकिन मैं कह रहा हूं 101% माइंड में फिट हो जाएगा। अब यदि हम इसको ऊपर से देखें, ध्यान से समझना भाई साहब, तो ये सर्कल दिखेगा और उसके ऊपर ये जो कॉइल ऐसे जाते हुए तार दिखेंगे, दिख रहे हैं आपको? दोबारा बताऊं कि भाई साहब ये सर्कल दिख रहा है अपने को, तो मैंने ये सर्कल बना दिया। ये सर्कल किसका दिखा? इस सिलेंडर का। तो इस सिलेंडर का क्या नाम है साहब? सॉफ्ट आयरन कोर। इसके ऊपर ये वायर दिखेंगे इस तरीके से, ये क्या है भाई साहब? कॉइल। तो मैंने 3 लाइन देखो ब्लू से दिखा रखी है, ये क्या है साहब? कॉइल, ठीक है। अब ध्यान से समझने की बात है मेरे प्यारे जवानों, इसके इधर हॉर्सशू टाइप मैग्नेट ऐसे लगा रखा, हॉर्सशू टाइप मैग्नेट, ठीक है? ये हॉर्सशू टाइप मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इधर है और इसका दूसरा साउथ पोल इधर है, क्लियर है? उनके दोनों के बीच में इस तरीके से रखा हुआ है। तो एक मैग्नेट का पोल ये हो गया, एक का ये हो गया, क्लियर है? अब समझना जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है मेरे प्यारे जवानों। ये जो कॉइल थी इसके 2 किनारे होंगे भाई, 2 एंड होंगे इसके, एक ऊपर का एंड एक नीचे का एंड। नीचे वाले एंड पे हमने एक स्प्रिंग लगा दी है। ये स्प्रिंग एक खास मटेरियल की बनी होती है, फॉस्फर ब्रॉन्ज। इस वीडियो के एंड में मैं इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि ये मटेरियल ही हम क्यों लेते हैं, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशंस एंड व्हाई वी नीड इट, ठीक है? ये सारी बातें, मैं तमाम बातें आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लेते हैं कि भाई साहब ये एक स्प्रिंग है,
क्लियर है? अच्छा जी, ये जो स्प्रिंग लगी हुई है नीचे से इस पे फिक्स कर दिया। अच्छा, ऊपर जो कोयल है इसको एक पॉइंटर के साथ कनेक्ट कर दिया है, एक निडल के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब भाई साहब होना क्या है, ध्यान से देखना। अभी मैं ये जो वर्ड लिखा है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जानकारी अभी नहीं दे रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट के लिए। मैं पहले इस पर थोड़ा मोटी वर्किंग बताता हूं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए आपको। तो अब होता क्या है, ये मैग्नेट था, ये भी मैग्नेट था, ये बीच में रखा है। अब भाई साहब जैसे हमने स्विच ऑन किया, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो करने लग गया। अब जैसे करंट फ्लो करने लग गया साहब, तुरंत ये घूमी। अब गौर से देखो, जैसे ये कॉइल घूमती है, आपके सामने है, 2 चीजें हो रही हैं। पहली चीज क्या हो रही है साहब, जब ये कॉइल घूमती है तो ये पॉइंटर भी घूमता है। ये कॉइल मान लो शुरू में ऐसी थी, ये 10 डिग्री से घूम गई तो ये पॉइंटर भी घूम गया। यहां इसके स्केल लगा दिया है, स्केल के ऊपर लिख दिया 1 2 3 इस तरीके से। तो भाई जैसे ये घूमेगा तो पॉइंटर भी घूमेगा। और दूसरी बात मेरे भाई, नीचे की जो स्प्रिंग है ये ट्विस्ट हो जाएगी। ये जो नीचे वाली जो स्प्रिंग ट्विस्ट होगी ना, तो अब देखो 2 बात हो रही है भाई साहब। ये इसको टॉर्क लग रहा है करंट के कारण, वो इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे नीचे वाली स्प्रिंग ट्विस्ट होगी ना साहब, तो इसके अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा। आपको स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज तो पता होंगी साहब। स्प्रिंग की लंबाई को बढ़ाते हैं तो भी अपोज करते हो, बढ़ाने नहीं देती, घटाते हैं तो घटाने नहीं देती। सेम ऐसे ही रोटेशन का भी इफेक्ट होता है कि आप उसको रोटेट करने की कोशिश कर रहे हो तो एक हद तक वो रोटेट कर सकते हो। उसके बाद उसका जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, जब यदि आपने जो टॉर्क जनरेट किया और उसके अंदर का जो टॉर्क को दोनों बराबर हो गए, वहीं पर रुक जाएगी। कहने का मतलब यह है कि मेरे प्यारे जवानों, आपने जैसे करंट पास किया, करंट के कारण ये कॉइल घूमेगी, घूमने के कारण ये स्प्रिंग ट्विस्ट होगी, ट्विस्ट होने के कारण स्प्रिंग के अंदर टॉर्क पैदा होगा। वो इसको फर्दर मूव करने से रोकेगा, फर्दर रोटेट होने से रोकेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वहां पे रुक जाएगी। और मेरे प्यारे जवानों, वो इक्विलिब्रियम की हालत होगी। उस समय दोनों टॉर्क बराबर होंगे। जो टॉर्क करंट के कारण आएगा वो टॉर्क, और जो टॉर्क स्प्रिंग के अंदर पैदा होगा वो टॉर्क, दोनों बराबर होंगे। मेरे प्यारे जवानों, जब दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे उस समय ये रुक जाएगी। जैसे स्विच को ऑफ करोगे तो जो इसको घुमा रहा था टॉर्क, वो तो बंद हो गया, और जो रीस्टोरिंग टॉर्क था वो तो अब भी है, इसलिए वापस वहीं पर आ जाएगी। मतलब देखो बड़ी प्यारी सी बात हुई। स्विच ऑन किया, करंट फ्लो करने लगा, करंट फ्लो करते ही तुरंत इधर आ गई। जैसे स्विच ऑफ हुआ, करंट गायब हो गया तो तुरंत वापस आ गई। मेरे प्यारे जवानों, इसी कंसेप्ट का यूज करके, मतलब ये हमारे, यही तो बन गई हमारे पास मशीन कि भाई करंट आता है तो डिफ्लेक्शन दिखाती है, करंट नहीं आता डिफ्लेक्शन नहीं दिखाती। और अब जो यहां पर इंटरेस्टिंग बात है वो है भाई साहब, इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। इस वीडियो की सबसे शानदार चीज है ये। मेरे प्यारे जवानों, हमने जो ये सॉफ्ट आयरन कोर ली है, ध्यान से समझना, हमने ये जो सॉफ्ट आयरन कोर यूज करी है, इसके 2 कारण हैं। पूछेगा वो आपसे कि सॉफ्ट आयरन कोर को यूज क्यों किया है, इसके साहब 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि साहब ये जो सॉफ्ट आयरन है ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और इसके ऊपर जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी वो इसके इस तरीके से टकराएंगी कि इसके ऊपर 90 डिग्री पे आके टकराएं वो। मेरे प्यारे जवानों, जब वो इसके ऊपर, किसके ऊपर बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। मैंने कहा है सिलेंडर के ऊपर वो 90 डिग्री पे टकराएंगी, और सिलेंडर पे जब वो 90 डिग्री पे टकराएंगी, मतलब हम यदि ऊपर से देखें जो सर्कल बनेगा तो जो उसके सेंटर में से पास होने की कोशिश करेंगी। तो जो मैंने यहां पर लाइंस बनाई हैं वो इसके सेंटर में से पास होने की कोशिश कर रही हैं। मेरे प्यारे जवानों, अब बड़ी प्यारी सी बात है भाई साहब, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। जिस तरीके से याद करो, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती थी कि अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब टकराएंगे तो 90 डिग्री पे टकराएंगे। इसी तरीके से यहां पर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसकी भी अपनी प्रॉपर्टी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी तो ये टकराएंगी, और इस तरीके से टकराएंगी साहब कि क्या करें, इसके 90 डिग्री पर आके टकराएं वो। मेरे भाई, अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है कि क्योंकि ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि एक तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाए, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, और एक एक्सटर्नल फील्ड है। तो जब इसके सारे डायपोल्स अलाइन हो जाएंगे तो इसको हम मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज में डिटेल में जानेंगे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस तरीके से नेट मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देता है। अभी तक के लिए आप इसको याद रख सकते हैं, वैसे वीडियो बनी हुई है तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो।
मेरे प्यारे जवानों, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि भाई ये जो हमने मैग्नेट लिया यहाँ पे इस शक्ल का, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चली है वो इस तरीके से चली है कि इसके 90 डिग्री पर तो हो, और हमने जो कॉइल बांध रखी है, जो कॉइल की रैपिंग हमने कर रखी है, वो कॉइल की रैपिंग हमने इस तरीके से कर रखी है कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो वो इस कॉइल के प्लेन में ही आएगी, जो लाइन आएगी वो, मतलब द प्लेन ऑफ दिस कॉइल विल बी पैरेलल पैरेलल पैरेलल। ध्यान से समझो, मैं पैरेलल वर्ड यूज कर रहा हूं किसके लिए? प्लेन ऑफ द कॉइल के लिए। साहब प्लेन ऑफ द कॉइल, इस कॉइल का जो प्लेन होगा वो पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी उनके। मतलब समझो, ये कॉइल आपको दिख रही होगी इस तरीके से, तो भाई साहब यहां से हमने ऐसा मैग्नेट लिया है, उससे ये सिलेंडर लिया है हमने, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैदा हुई सिलेंडर पे 90 डिग्री पे टकराएंगे, तो वो ऐसे टकराएंगे, तो इस प्लेन में हो गई। अब मान लो करंट के कारण ये घूम गई, थोड़ा सा ये ऐसे हो गई, तो अब पता है क्या होगा? अब यहां पर जो लाइन आ रही थी वो भी ऑलरेडी ऐसे ही आ रही है, तो अब की बार दोबारा से इसका जो प्लेन है वो पैरेलल ही होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। भाई साहब इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन ऑफ द कॉइल के पैरेलल है, मतलब हम ये कहें कि जिसके अंदर इस कॉइल का एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। प्यारे जवानों, इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड को हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं। आपसे जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इससे क्या हुआ है, ये क्या हुआ ये तो हम अभी देखेंगे, लेकिन ये क्या है पहले ये समझ में आया होगा शायद आपको। मैं फिर बता देता हूं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जो क्या होगा? प्लेन ऑफ द कॉइल के पैरेलल होगा, और वी कैन से दैट द फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। माय डियर स्टूडेंट्स, ये फील्ड जो है क्योंकि ये इसके पैरेलल है। अच्छा, और ये बना किसके कारण? ये सॉफ्ट आयरन कोर के कारण बना। सॉफ्ट आयरन कोर यूज करी, इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई वो आके इसके 90 डिग्री पर टकराई, 90 डिग्री पे इंसिडेंट भी हुई, और जब बाहर गई तो भी 90 डिग्री से ही गई। तो ऐसा करने से दोनों टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर था इस कॉइल के पास, वो इसके पैरेलल ही हुआ। तो मेरे प्यारे जवानों, आपको ये बात समझ में आई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैं फिर कहता हूं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड है जो इसकी जो कॉइल जो यहां पे हमने यूज करी है उसके पैरेलल जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये पैदा किसके कारण हुआ? ये सॉफ्ट आयरन कोर के कारण पैदा हुआ। सॉफ्ट आयरन कोर का और दूसरा फायदा क्या था? दूसरा फायदा ये था, इट विल इंटेंसिफाई द मैग्नेटिक फील्ड। जो यहां मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये इंटेंसिफाई करेगा, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो मेरे प्यारे जवानों, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये देखो कॉइल यदि यहां से घूम के थोड़ा सा ऐसे भी हो गई, मैं अब इस चित्र में दिखा रहा हूं, ये कॉइल यहां से घूम गई मान लो, तो मैं इसको हटा देता हूं, तो भाई साहब ऐसे हो जाएगी, तो भी आपको दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके पैरेलल होंगी। ठीक है, ये कॉइल यदि घूम के ऐसे हो गई तो अब की बार ये वाली जो फील्ड लाइन है ये इसके पैरेलल होगी। कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा ही पैरेलल हो रही है। पैरेलल होने के कारण क्या हुआ, मैं अभी एक्सप्रेशन लिख के वहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब इस चित्र में एक चीज आपने देखी हो तो मैंने यहां पर एक गोल गोल इस तरीके से घुमा रखा है। इट इज द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग नीचे की तरफ है, क्योंकि ऊपर से देखेंगे वो तो दिखेगी तो है नहीं, लेकिन लग रही है, इसलिए हमने इसको निशान दिखा दिया है कि साहब इसमें स्प्रिंग भी है। दिख तो रही होगी ना ये स्प्रिंग, वही स्प्रिंग यहां गोल गोल करके दिखा रखी है। क्लियर है? ये जो पॉइंटर है ये भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होता है और बहुत ही हल्का होता है, ताकि यदि देखो भारी हुआ तो सीधी सी बात है फिर हमारी एक्यूरेसी कम आएगी। सीधी सी बात है कम करंट पे तो क्या पता इतना भारी हो कि ये डिफ्लेक्शन ही शो ना करे, ठीक है ना। इसलिए हम इसको जितना हो सके लाइट लेते हैं। इसकी जो फ्रेम जो ली थी कॉइल के लिए वो भी लाइट होती है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। जनरली हम एल्यूमिनियम की कॉइल लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जो कोर रखी है वो सॉफ्ट आयरन की है। सॉफ्ट आयरन के फायदे क्या थे अभी मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी बात अच्छे से आपको समझ आई होगी। क्लियर है? तो ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो चुका है, अब कोई डाउट नहीं है। तो अब मैं इसके पीछे का मैथमेटिक्स आपको समझाता हूं कि भाई साहब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या फायदा हुआ हमें, और हम इसको आगे किस तरीके से हम करंट की डिटेक्शन एंड इवन मेजरमेंट के लिए किस तरीके से हम इसको यूज कर पाएंगे। क्लियर है? तो एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूं। हाँ तो जवानों,
अब हम इसके मैथमेटिकल पार्ट की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे जवानों, लेटस से हम मान लेते हैं कि जो n है वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो कॉइल के अंदर साहब नंबर ऑफ टर्न्स ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम n, ठीक है। I जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, कॉइल के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज द I। A ले लेते हैं हम साहब, उसका एरिया ले लेते हैं, और साहब B जो है वो हमने जो यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड माना है वो ले लेते हैं। तो मेरे प्यारे जवानों, इसका मतलब जो टॉर्क होगा, और टॉर्क कौन सा होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, जो कॉइल को डिफ्लेक्ट करेगा, जो कॉइल में करंट के कारण आएगा, उस टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होती है, NIAB साइन थीटा। अब जो वर्ड थीटा है मैं इसको ढंग से बता देता हूं। थीटा साहब एंगल होता है किस किस के बीच का, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के बीच का। प्यारे जवानों, हमारे पास ये कॉइल थी, अभी हमने जाना था कि इसके प्लेन के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से था, तो इसके अंदर करंट इस तरीके से ले ले। तो भाई साहब ध्यानपूर्वक समझना मेरी बात को, मैं कह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, तो इसका जो एरिया वेक्टर आने वाला है इस कॉइल का, उसके साथ ये इस लाइन में आएगा वो, और ये इस तरीके से है जो मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका एरिया वेक्टर इस तरीके से इस लाइन के अलोंग आना है। मेरे प्यारे जवानों, एंगल 90 डिग्री का बनना है। तो ध्यान रखना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में ये जो एंगल थीटा है, सिंस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा है, रेडियल है, तो साहब इसका मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। अब भाई इसको अभी कंफ्यूज मत हो जाना, मैं बार बार कह रहा था पैरेलल है, फिर थीटा 90 डिग्री क्या हुआ। भाई साहब जब मैं बार बार पैरेलल वर्ड यूज कर रहा हूं तो ध्यान रहे, मैं प्लेन ऑफ द कॉइल का एंगल बता रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड के साथ। क्लियर है, जब प्लेन ऑफ द कॉइल का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो भी एंगल होता है उसके 90 डिग्री के साथ जो एंगल होगा दैट एंगल इज थीटा। हमें उसके प्लेन के साथ जो एंगल उसका कोई लेना देना नहीं। जब मैंने टॉर्क का एक्सप्रेशन कराया था ना तो मैंने तसल्ली से समझाया था कि किसी भी कॉइल की प्लेन जो एंगल बनाएगी और जो एरिया वेक्टर जो एंगल बनाएगा दोनों का सम 90 डिग्री होना है। तो जब प्लेन का एंगल 0 डिग्री है तो उसके एरिया वेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। डाउट तो वीडियो दोबारा देख लो भाई साहब। तो मेरे प्यारे जवानों, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, इसका मतलब हमारे पास जो टॉर्क आ चुका है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, उसकी वैल्यू आ चुकी है NIAB। एंड क्योंकि इस कॉइल के नीचे की तरफ स्प्रिंग थी और स्प्रिंग रोटेट होगी, तो स्प्रिंग के अंदर नाउ ड्यू टू दिस टॉर्क द स्प्रिंग विल गेट रोटेटेड एंड ड्यू टू द रोटेशन इन द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग के अंदर जो रोटेशन हुआ। अच्छा एक चीज मैं और आपको बात बता दूं, कभी कभी जैसे आपको यहां पर स्प्रिंग की जगह एक वायर गिवन होगा तो सीधी सी बात है वायर के अंदर जो रोटेशनल इफेक्ट वो स्प्रिंग वाला रिलेशन ही हम यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वैसा बिहेवियर शो करता है उस केस में वो भी, ठीक है। तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ स्प्रिंग के अंदर रोटेशन हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि कोइल में और कोइल के साथ वो जुड़ी हुई थी इसलिए उसके अंदर भी रोटेशन हो गया। तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द स्प्रिंग देयर विल बी रीस्टोरिंग टॉर्क, उसके अंदर साहब रीस्टोरिंग टॉर्क होगा। और जो रीस्टोरिंग टॉर्क है तो मेरे प्यारे जवानों, दिस इंप्लाइज दैट टॉर्क रीस्टोरिंग दैट विल बी इक्वल टू K अल्फा, where K is the टॉर्सन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, टॉर्सन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। भाई साहब ध्यान रखना, और जो एंगल अल्फा है, अल्फा जो है इट इज द डिफ्लेक्शन, कितने एंगल का डिफ्लेक्शन हुआ, कितने डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ, कितने रेडियन का डिफ्लेक्शन हुआ है वो हम यहां पर लिखेंगे। एंड मेरे प्यारे जवानों, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। जब ये रुक जाएगी कॉइल तो इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और जो रीस्टोरिंग टॉर्क है दोनों बराबर होंगे। मेरे प्यारे जवानों, इट इज द डिफ्लेक्टिंग, इट इज द रीस्टोरिंग। और
फ्रॉम 1 and 2 यदि हम वैल्यूज पुट कर दें तो भाई साहब NIAB दैट विल बी इक्वल टू K अल्फा। मेरे प्यारे जवानों, यहां से मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, यहां से हम एक बेहद प्यारे कंक्लूजन पर पहुंचने वाले हैं। अल्फा की जो वैल्यू आएगी यहां से वो कितनी आने वाली है ध्यान से देखना। मैं यहां पे लिखूंगा NAB डिवाइडेड बाई, इसके नीचे ले जाऊंगा क्या हो जाएगा K और इनटू में लिखूंगा I फॉर ए गिवन अरेंजमेंट, एक गिवन सिस्टम के लिए दिस इज कांस्टेंट। मेरे प्यारे जवानों, इसका मतलब अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, मतलब कॉइल में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो करंट के प्रोपोर्शनल है। यही तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जिससे हम इस इंस्ट्रूमेंट को बना पाए। याद रखना भाई साहब, ये अल्फा तो डिफ्लेक्शन है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। कभी आप समझ ले 2 अल्फा कैसे लिख दिए जी, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। बात समझ में आ गई? अच्छे से आई कि नहीं आई? सही बता दो, आ गई? बहुत तसल्ली से। इसका मतलब देखो क्या है, हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। लेट अस से कितना भी करंट आया, मान लो हमारी कॉइल पहले 0 पर जो नीडल थी वो थी, कुछ करंट आया, उसके बाद वो इतना डिफ्लेक्ट हो गई, मान लो इस जगह का नाम हमने दे दिया 1। लेट अस से अब यदि इससे हमने कुछ करंट को बढ़ाया, अब यदि हमारी जो कॉइल है या हमारी जो नीडल है वो मान लो इससे 2 गुनी डिफ्लेक्ट हो गई या 3 गुनी डिफ्लेक्ट हो गई या 4 गुनी डिफ्लेक्ट हो गई या 5 गुनी डिफ्लेक्ट हो गई, तो उसी तरीके से हम यहाँ मार्किंग करते चले जाएंगे। यदि इतनी होगी तो हम 2 नाम दे देंगे, इससे 3 गुनी होगी तो 3 नाम दे देंगे, 4 गुनी होगी तो 4 दे देंगे, 5 गुनी होगी तो 5 नाम दे देंगे। मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि डिफ्लेक्शन जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल आया है साहब। जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। मतलब यदि करंट 2 गुना हो गया तो डिफ्लेक्शन भी 2 गुना होगा। इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि मान लो पहले 5 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ, हमने नाम दे दिया 1 एम्पियर करंट। 10 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ तो हम इसका नाम दे देंगे 2 एम्पियर का करंट। साहब 15 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ तो हम नाम दे देंगे 3 एम्पियर का करंट। भाई ध्यान रखना, मैं करंट को डिटेक्शन के लिए ही अभी करा रहा हूं। अभी ये वैल्यूज तो मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से आपको बता रहा हूं। कभी आप यहां कंफ्यूज हो जाए कि जी आपने कहा था मेजरमेंट नहीं कर सकते, यहां तो आप मेजर करने लगे, उसके कारण अलग हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट ना करने के कारण अलग है, वो मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। ये एग्जांपल जो दे रहा हूं ये समझाने के लिए दे रहा हूं कि ये अल्फा की करंट की प्रोपोर्शनलिटी से हम समझते क्या है कि साहब यदि 5 डिग्री का डिफ्लेक्शन आया, उस करंट को यदि हम 1 एम्पियर का नाम दें, तो जब 10 डिग्री का डिफ्लेक्शन आएगा तो सीधी सी बात है पहले से दुगुना करंट होगा। 3 डिग्री का मतलब 15 डिग्री का हो जाएगा, अब की बार पहले से 3 गुना डिफ्लेक्शन हो जाएगा तो करंट भी 3 गुना होगा। कहने का सिर्फ इतना मतलब है, जितना जितना डिफ्लेक्शन आएगा उसी रेशो में क्या आना है साहब, करंट आते जाना है। मतलब साहब करंट और ये अल्फा जो है डिफ्लेक्शन और किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डिफ्लेक्शन करंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे से? पक्की बात है मेरे प्यारे जवानों। ये जो कांस्टेंट यहाँ पर बना है, चलो मैं एक बार इसको मिटा के इधर इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक चीज अच्छे समझ में आ गई कि साहब जो डिफ्लेक्शन आया वो करंट के प्रोपोर्शनल आया, और उसी रेशियो में हम एक सर्कुलर स्केल बनाएंगे और उस पे इक्वल इक्वल डिवीजन्स बना देंगे कि साहब इतने डिवीजन पे इतना एम्पियर करंट, इस पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना, और इस तरीके से हम इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करंट को डिटेक्ट कर पाएंगे और मेजर करने में हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद मेजर भी कर पाएंगे। क्लियर है? तो मेरे प्यारे जवानों, अब जो हमारे पास मैथमेटिकल चीज निकल के आई सामने वो क्या थी, मैं एक बार फिर से लिखता हूं। अल्फा इक्वल टू क्या आया था, NAB अपॉन K इंटू आई। तो यहां से यदि मैं I की वैल्यू को निकालना चाहूं तो सीधी सी बात है वो क्या आएगा, K अपॉन NAB इंटू अल्फा। और ये जो चीज बनी है भाई साहब, इसको हम एक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो ये सारी की सारी वैल्यू है, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और साहब इसकी वैल्यू होती है K अपॉन NAB। ये जो G आया है इसका नाम क्या बताया मैंने, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसका एक नाम और भी होता है करंट रिडक्शन फैक्टर। भाई साहब करंट रिडक्शन फैक्टर, इसका करंट रिडक्शन फैक्टर भी एक नाम है। तो आई होप जवानों यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग यहां पर एक बेहद नायाब चीज को डिफाइन करने वाले हैं, एंड दैट इज द सेंसिटिविटी।
भाई साहब सेंसिटिविटी से आप वाकिफ होंगे, हम पोटेंशियोमीटर के केस में भी पढ़ चुके हैं। मेरे प्यारे जवानों, सेंसिटिविटी का यहाँ पर क्या मतलब है? वैसे एक सेंसिटिविटी जो वर्ड है इससे आप क्या समझते हैं? तो आई होप ये चीज़ तो आपका क्लियर होगी है कि हल्का फुल्का करंट भी आए तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाए, दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव, है ना। जैसे बहुत छोटी मोटी बात हो जाए किसी बंदे के साथ, आपने देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसा हो सकता है कि जिसको कोई छोटी सी बात किसी ने कह दी तो उसका बहुत बड़ा इश्यू बना लेता है ना, टेंशन में आ जाता है, तो हाईली सेंसिटिव। तो बंदों के केस में ज़्यादा सेंसिटिव होना कभी कभार गड़बड़ है, कभी कभार ठीक भी है, लेकिन मशीन के केस में जितना ज्यादा सेंसिटिव उतना ही अच्छा भी है ना। तो मेरे प्यारे जवानों, यहां पर हम लोग दो तरह की सेंसिटिविटी को हम कैसे कहेंगे यहां पर कि व्हेन देयर विल बी लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट एंड द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव। लेकिन यहां पर हम थोड़ा और एक्यूरेट करने के लिए दो चीजों को और डिफाइन करते हैं, दैट इज द करंट सेंसिटिविटी एंड द वोल्टेज सेंसिटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए। करंट सेंसिटिविटी, देखो करंट सेंसिटिविटी क्या आने वाली है मेरे प्यारे जवानों। यहां पर जो वैल्यू आई थी, देखना मेरे भाई, ये जो अल्फा आया था ना, अल्फा अपॉन आई कर दें तो अल्फा के नीचे आई को ले जाएं, मतलब साहब ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा NAB डिवाइडेड बाई K। मतलब ये जो बन जाएगा NAB अपॉन K का इसका उल्टा है वो NAB अपॉन K। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1/G, और इसी चीज को हम कहते हैं साहब करंट सेंसिटिविटी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे वो। तो मैथमेटिकली करंट सेंसिटिविटी को हम इससे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ज्यादा ये वाली चीज यूज होती है, तो हम इसको करंट सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? करंट डेंसिटी इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड फॉर यूनिट करंट फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर। जब गैल्वेनोमीटर से यूनिट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे, या वी कैन से दैट इट इज द डिफ्लेक्शन। करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। जब पर यूनिट करंट फ्लो करे तब उस समय कितना डिफ्लेक्शन आएगा साहब? दैट इज द करंट सेंसिटिविटी। मेरे प्यारे जवानों, यहां पर आपको अच्छे से समझना है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि जब यूनिट अमाउंट ऑफ करंट दे तो कितना डिफ्लेक्शन आए। इसकी यूनिट क्या बनेगी? इसकी यूनिट क्या बनेगी? आप बता ही दोगे, बताओ जरा क्या बनेगी यूनिट। यदि ये डिग्री में है तो डिग्री पर एम्पियर, यदि ये रेडियन में है तो साहब रेडियन पर एम्पियर आ जाएगा। हम यहां पर डिग्री पर एम्पियर भी यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लोग यहां पर यूनिट ये यूज करेंगे कि ये यूज करेंगे, एक्चुअल में डिपेंड करेगा कि वहां पर टॉर्सनल कांस्टेंट जो है वो डिग्री में दे रखा है या रेडियन में दे रखा है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं फिर कहता हूं कि यहां पर न्यूमेरिकल्स में इसकी यूनिट रेडियन में यूज करेंगे या डिग्री में यूज करेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि बाकी यूनिट्स का क्या कॉम्बिनेशन है, उस हिसाब से आप लोग इसको यूज कर लें। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा करंट सेंसिटिविटी क्या है। इट इज अ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर। सेम इसी तरीके से साहब हम यहां पर वोल्टेज सेंसिटिविटी को भी डिफाइन करते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी को जब हम डिफाइन करेंगे तो मेरे प्यारे जवानों, यहां पर हमने कहा था डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, फिर हम कहेंगे डिफ्लेक्शन पर यूनिट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across the ends of the or the terminals of the galvanometer। तो भाई साहब यहां पर क्या हो जाएगा? अल्फा, आपको पता है V को हम क्या लिख सकते हैं? I into R। और आपको तो पता है अल्फा अपॉन आई क्या था? आपके सामने ही था, NAB डिवाइडेड बाई K, लेकिन R तो रहेगा। आपको तो पता ही है NAB अपॉन K को क्या लिख सकते हैं? 1/G, तो दिस इज 1/G into R। और आपको तो पता ही है कि 1/G को हम करंट सेंसिटिविटी कह सकते हैं। इसका मतलब साहब इट इज करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय R। अब ये बेहद आसान चीज है वैसे तो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसी चीज का हमने नाम क्या रख दिया? वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्लियर है? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछेगा तो क्या लिखोगे? लिख लो यार, छोटी सी लाइन है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या लिखेंगे? इट इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट की बजाय क्या लिख दोगे? पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर। लिख लो लिख लो लिख लो, काम आएगा, मजा आएगा मेरे प्यारे जवानों। बेहद आसान चीज है लेकिन भाई इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, लेकिन अब स्टार लगा के एक बढ़िया सी बात लिखेंगे आप लोग। क्या है वो बढ़िया बात? देखो अक्सर हम लोगों को क्या याद होता है? V = I × R। हमने यहां पे लगाया अभी,
है ना, V इक्वल टू आई इंटू आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था उसके अंदर रेजिस्टेंस आर है और उसका करंट कितना फ्लो कर रहा था उसके अंदर आई। मेरे प्यारे जवानों, जैसे V इक्वल टू आई इंटू आर है तो ऐसे मत लिख देना करंट सेंसिटिविटी इंटू आर इक्वल टू वोल्टेज सेंसिटिविटी, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम भावुक होके वैसा यूज कर लेते हैं, आपके सामने ही है। करंट सेंसिटिविटी है डिवाइडेड बाई आर जो है वो है वोल्टेज सेंसिटिविटी। कभी वहां V इक्वल टू आई आर लगाने लग जाओ, V इक्वल टू आई आर होगा जी। अरे मेरे भाई साहब, चीजें जैसी हैं वैसी देखने की कोशिश करें, अपनी मन मर्जी से श्लोक ना बनाएं। मेरे प्यारे जवानों, V इक्वल टू आई आर का कंसेप्ट यहां लग चुका है। अब ये नहीं है कि जी ये भी तो वैसा, अरे ये तो सिंबल हमने आई लिख लिया, इसकी जगह कुछ और लिख लेते तो, इसकी जगह V की जगह कुछ और लिख लेते तो, तब भी क्या आप ऐसे ही कहते? नहीं कहते ना, लेकिन सिंबल मिलते जुलते हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है किसी स्टूडेंट के साथ, आपके साथ नहीं हुआ, बेटर है। मेरे प्यारे जवानों, तो यहां पर ध्यान रखना है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी गुणा में आर ना होकर के, बल्कि करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई आर है। कभी आप इसकी तरह V इक्वल टू आई आर की जगह ये भी वोल्टेज सेंसिटिव है, करंट सेंसिटिव यार, ऐसे गलत हो जाएगा भाई साहब। यहां पर आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बेहद प्यारे प्यारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, उन सब को डिटेल में बताने वाला हूं, और उसके बाद फिर हम लोग मतलब इस टॉपिक को जो इसके कन्वर्जन्स हैं वो भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक बार ये बताता हूं कि इस पर और क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनने वाले हैं। एक बार मैं साफ करता हूं, फिर मैं बताता हूं। हाँ, तो मेरे प्यारे जवानों, अभी मैंने आपको करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में बताया। करंट सेंसिटिविटी क्या था? डिफ्लेक्शन, लिख लेना भाई, नहीं लिखा तो, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट इज पास थ्रू इट। ये क्या था भाई साहब? वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। इंटरेस्टिंग बात जो थी सबसे वो ये थी कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो करंट सेंसिटिविटी को आर से डिवाइड करेंगे तो आएगी। V इक्वल टू आई आर लगाने के चक्कर में मत रहना, यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2-3 बार मैंने बता दिया है। अब जवानों, बहुत अच्छी सी बात पूछी जाती है यहाँ पे, कैसे हम करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। आपको सामने है, बहुत प्यारी सी बात है लेकिन बहुत सिंपल है। करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो ध्यान से समझना, पहले मैं लिख रहा हूं हाउ कैन वी इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कैसे करें? यदि पहली बात नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाए तो साहब करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाए। साथ साथ समझते चलना, आपने अब याद हो जाएगा। एरिया बढ़ जाए कोइल का तो साहब करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए तो साहब करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन आप ध्यान से समझना इस बात को, इन चीजों पर एक लिमिट है। आप खुद ही सोचो, एक गैल्वेनोमीटर एक छोटी सी डिवाइस होती है, यदि आप कोइल का एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो बल्कि हो जाएगी, बहुत हैवी हो जाएगी, हैंडल करना ही मुश्किल होगा। पता चल रहा है कि साहब गैल्वेनोमीटर लाने के लिए 4-5 ट्रक की जरूरत पड़ रही है, नहीं है पॉसिबल, है ना। मान लो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया आपने, बड़े बड़े मैग्नेट यूज कर लिए, पावरफुल मैग्नेट यूज कर लिए, तो भी यार एक लिमिट है ना। साइज को हम बहुत ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, क्लियर है। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो भी बल्कि बनेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो भी बल्कि बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो भी बल्कि बनेगा। तो यहां पर हमारे पास एक लिमिटेशन है कि हम एक लिमिट से ज्यादा नहीं, हम डिजायर्ड वैल्यू का गैल्वेनोमीटर नहीं बना सकते। डिजायर्ड सेंसिटिविटी का गैल्वेनोमीटर बनाने में हमें तकलीफ होती है, क्यों? क्योंकि इनकी एक लिमिट है यार, उससे ज्यादा बनाएंगे तो बहुत बड़ा एक इम्प्रैक्टिकल सी डिवाइस बन जाएगी। तो ये 3 बातें बताई मैंने इनके लिए। अब मैं बताता हूं इसकी बात। ये क्या था? टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। मेरे प्यारे जवानों, इसको जितना हम K को जितना कम करेंगे उतनी ही करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। अब K को कम कैसे कर सकते हैं साहब? अब हमने लिस्ट निकालनी शुरू करी। यहां पर मैं एक साथ कई सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन कवर करने वाला हूं, इसलिए पूरी शिद्दत से सुन लो भाई साहब। हमने मटेरियल्स की लिस्ट बनानी शुरू करी। याद रखो कि हम करंट भी पास करेंगे तो स्प्रिंग के अंदर जो है, क्योंकि वो स्प्रिंग किससे जुड़ी हुई है? कोयल से, तो कोयल में करंट इसके थ्रू ही जाएगा। तो भाई साहब यहां पर हम टर्मिनल लगा देंगे, टर्मिनल इधर लगाएंगे, किधर लगाएंगे। तो भाई साहब सीधी सी बात है कि जब इधर से करंट जाने वाला है तो एक ऐसे मटेरियल की स्प्रिंग बनानी पड़ेगी जिसके अंदर करंट पास हो सके। इसका मतलब वो गुड कंडक्टर हो। दूसरा, गुड कंडक्टर है लेकिन बिजली के पास होने से वो गर्म होगा, गर्म होगा तो
फायर कैच नहीं करना चाहिए, आग नहीं लगनी चाहिए, धुआं नहीं उठना चाहिए, मतलब जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, ना मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होना चाहिए कि वो मेल्ट हो जाए। मतलब क्या, गुड कंडक्टर होना चाहिए, नॉट इजिली ऑक्सीडाइज, नॉट इजिली मेल्ट, ना तो इजिली मेल्ट होगा ना तो इजिली ऑक्सीडाइज होगा, गुड कंडक्टर होगा। और जिसके लिए जो सबसे मोटी रिक्वायरमेंट है कि के की वैल्यू जितना हो सके उतनी कम होगी। प्यारे जवानों, इन सारी कंडीशंस को जो मटेरियल सुटेबल है, जब इन सभी कंडीशन को जो फुलफिल करता है, दैट इज फॉस्फर ब्रॉन्ज। जितने भी नॉन मटेरियल्स हैं उन सब में उसके के की जो वैल्यू है, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले नॉन बता रहा हूं मैं, ठीक है, तो उन सब में के की वैल्यू जो सबसे कम आती है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज के लिए है, जो तमाम इन फैक्टर्स को भी फॉलो कर रहा है। तो मेरे प्यारे जवानों, अच्छा वो इतना महंगा भी नहीं होना चाहिए मटेरियल, आप ढूंढ लो, मान लो मटेरियल इतना महंगा है कि गैलोमीटर बनाने में करोड़ों का खर्चा आ जाए, तो थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो इन सब बातों के लिए हम लोग जो यहाँ पर स्प्रिंग यूज करते हैं, दैट इज वेरी थिन स्प्रिंग, इट इज हेयर लाइक स्प्रिंग। कभी कभी हम वायर भी यूज कर लेते हैं मेरे प्यारे जवानों, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, किससे बना होना चाहिए, फॉस्फर ब्रॉन्ज से बना होगा। और क्यों बना होगा, क्योंकि ये गुड कंडक्टर भी है, ये इजिली ऑक्सीडाइज भी नहीं होता और इसके लिए के की वैल्यू बहुत कम होती है। तो आई होप समझ आ गया होगा। अब वो आपसे पूछेगा कि साहब के की वैल्यू कम होने का फायदा बताओ। साहब करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई है, भाई साहब फॉस्फर ब्रॉन्ज का यूज क्यों करते हैं, लिख लेना, मैं लिख देता हूं। फॉस्फर ब्रॉन्ज यूज क्यों करते हैं भाई, मैंने इसका कारण बता दिया। क्या है, गुड कंडक्टर है साहब, गुड कंडक्टर है, पहली बात। दूसरा, इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता, इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता, नॉट इजिली ऑक्सीडाइज, इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्सीडाइज इजिली नहीं होता है, नॉट इजिली मेल्टेड, मेल्ट भी नहीं होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट हैज के मिनिमम ड्यू टू विच द सेंसिटिविटी विल बी लार्ज, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब भाई साहब तमाम बातें हम लोग जानने वाले हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए, कि साहब वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, तो मैं यहीं पर थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा, क्लियर है। हाँ तो प्यारे जवानों, अब हम वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं भाई साहब, वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं किस किस बातों से, अब वो देखेंगे, ध्यान से देखना। यहां पर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, वो भी आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या नंबर ऑफ टन्स बढ़ेंगी इफ नंबर ऑफ टन्स इंक्रीजेज, क्या इसका मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी क्या? बताओ सच है कि झूठ है। देखो करंट सेंसिटिविटी में तो मैंने अभी अभी मिटा दिया थोड़ा जगह की कमी के कारण, अभी अभी मैंने आपको बताया था करंट सेंसिटिविटी में कि ये बढ़ेगी तो ये तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी ये बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, ऐसा जरूरी है क्या? ना जी ना, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये बात बहुत घंटी बजाने लायक है मेरे भाई साहब, बहुत बहुत भेजे में फिट होने लायक है चीज। काम की बात है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाए तो वो बढ़े ही बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि करंट सेंसिटिविटी बढ़ती ही बढ़ती है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से। तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां पे कि भाई साहब क्या ऐसी संभावना है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाए और वोल्टेज सेंसिटिविटी ना बढ़े? ना बढ़े के दो बात हो सकती है, या तो कांस्टेंट रहे या घट जाए। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब आपने बिकॉज कारण क्या है कि यदि हम n को इंक्रीज करेंगे तो साहब रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। अब तीनों संभावनाएं हैं। ऐसा हो सकता है कि n को बढ़ाने से जब r की बढ़ोतरी हो तो वो उसी रेशियो में हो जितना कि n हुआ है। मान लो n को 2 गुना कर दिया तो रेजिस्टेंस भी 2 गुना हो गया, तो उस केस में वोल्टेज सेंसिटिविटी विल रिमेन सेम। और ऐसा हो जाए क्यों? क्योंकि भाई नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो लेंथ बढ़ रही है ना साहब, नंबर ज्यादा हो गई, लेंथ वायर की ज्यादा हो गई। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए से हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो भाई साहब रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, लेंथ 2 गुना हो गई तो रेजिस्टेंस भी 2 गुना हो गया। यदि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर था, यूनिफॉर्म उसकी रेजिस्टिविटी तो, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि ऐसा हो।
तो ऐसा भी हो सकता है कि n की वैल्यू बढ़ने से रेजिस्टेंस पे ज्यादा फर्क पड़ जाए, मतलब ये 2 गुना बढ़े और ये 2 से ज्यादा बढ़ जाए, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इसका मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया। मैं ऐसे न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। तो भाई साहब उस हालात में ये वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ने की बजाय घट जाएगी। आपने तो बढ़ाने का विचार किया था, लेकिन साहब ये तो कम हो गई। और ऐसा भी हो सकता है कि इसको आप 2 गुना बढ़ाओ और ये 1.5 गुना बढ़े, तो इसका मतलब इस केस में वोल्टेज सेंसिटिविटी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ाने से ये बढ़े ही बढ़े। इट में मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला है, कंक्लूजन ये निकला है कि यदि n बढ़ेगा इसका मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी के साथ तीनों बातें पॉसिबल हैं। या तो वो बढ़ सकती है, मे इंक्रीज, मे रिमेन्स सेम और मे डिक्रीज, तीनों बातों की संभावना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम इसी तरीके से आप एरिया के लिए कह सकते हो कि भाई एरिया बढ़ा रहे कोयल का, तो यदि लेंथ ऑफ द वायर फिक्स नहीं रखी हुई, लेंथ भी बढ़ रही है, मान लो एरिया बढ़ाने के साथ साथ नंबर ऑफ टर्न्स को फिक्स रख रहे हो, तो फिर उसमें वही बात हो जाएगी, ज्यादा मटेरियल यूज करना पड़ेगा। कभी कभार क्या है कि साहब नंबर ऑफ टर्न्स को घटा दिया आपने, एरिया बढ़ा दिया। तो तमाम बातों को करने के लिए मुद्दे की बात यह है कि भाई साहब वोल्टेज सेंसिटिविटी को देखने के लिए आप जब इनमें अंतर करेंगे तो आर का इफेक्ट जरूर देखेंगे। अब आई बात समझ में, क्लियर है? तो यहां पर एक बहुत प्यारी सी बात है। इसका मतलब ये है कि इट इज पॉसिबल दैट ऐसा संभव है करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन्स सेम, ऐसा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि साहब मैंने बता दिया इसका रीजन कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ा, ऐसे एरिया के साथ भी हो सकता है। लेकिन यदि आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के, इफ, ध्यान से समझना, आप चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकली लेना। मैं कह रहा हूं कि यदि हम बी को इंक्रीज कर रहे हैं तो सीधी सी बात है अब वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने से रेजिस्टेंस की कोई डिपेंडेंसी हमने नहीं देखी है। क्लियर है? तो यदि आप इसको बढ़ा के कर रहे हो डेफिनेटली देन इट विल इंक्रीज। तो आपको ध्यान से समझना। अब यहां पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मान लो क्वेश्चन ऐसा है, मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि समवन इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी बाय पुटिंग द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स देन द वोल्टेज सेंसिटिविटी मस्ट इंक्रीज। अब आप कहोगे जी मस्ट तो नहीं होता था, उसमें तो आपने लिखवाए थे में, तो गलत। अरे गलत नहीं है भाई साहब, उसने मैग्नेट बदले हैं, उसने मैग्नेटिक फील्ड बदला है। तो जब उसने मैग्नेटिक फील्ड बदला है तो सीधी सी बात है वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। क्लियर है? करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। सेम उसी तरीके से के की डिपेंडेंसी है। मतलब यदि के को बदलने के कारण करंट सेंसिटिविटी में इजाफा हुआ है या मैग्नेटिक फील्ड को बदलने के कारण करंट सेंसिटिविटी में इजाफा हुआ है, तो मेरे प्यारे जवानों दोनों घटनाओं में वोल्टेज सेंसिटिविटी का भी इजाफा होना तय है। लेकिन यदि नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ाने के कारण यदि हुआ है तो अलर्ट रहना है, एरिया के बढ़ाने के कारण हुआ है तो आपको अलर्ट रहना है। इसमें सभी तरह की संभावनाएं पॉसिबल हैं। करंट सेंसिटिविटी के साथ वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ भी सकती है, सेम भी रह सकती है और घट भी सकती है। तो आई होप मेरे प्यारे जानों यहां तक आपने अच्छे से इन सभी बातों को समझ लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मेरे प्यारे जवानों एक बार मैं इनको साफ कर लेता हूं। हाँ तो मेरे प्यारे जवानों अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं कि भाई साहब व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का पर्पस क्या है, यूज क्या है। वैसे तो इसके अंदर की बात बता चुका हूं तो आपको समझ में भी आ गई होगी, लेकिन यदि नहीं आई है तो एक बार 2 मिनट में देख लेते हैं। मेरे प्यारे जवानों हमने देखो एक बात जानी थी कि साहब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मीन दैट द फील्ड लाइंस जो होंगी यहां पर, कौन सी लाइंस है भाई साहब, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू प्लेन ऑफ दी कॉइल, कॉइल के प्लेन के पैरेलल है। इसका मतलब साहब जो एंगल बनेगा किसके बीच में, एरिया वेक्टर में और साहब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में, वो कितना बनेगा साहब 90 डिग्री। ये पैरेलल कौन है, प्लेन, एरिया वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना।
ठीक है। लेकिन ऐसा करने के कारण क्या हुआ मेरे प्यारे जवानों, टॉर्क जो है वो लगा यहां पर कोयल के ऊपर NIAB sin 90, और हमेशा ही रेडियल रहा तो हमेशा ये एंगल sin 90 रहा। कहने का मतलब है टॉर्क जो लगा वो लगा NIAB, मतलब टॉर्क जो लगा वो सिर्फ एंगल पे डिपेंड करता है, सॉरी, मतलब जो टॉर्क यहां पे लगा वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। टॉर्क डज नॉट डिपेंड हेयर, टॉर्क डज नॉट डिपेंड हेयर ऑन द एंगल थीटा। इसका मतलब यह है कि साहब यूनिफॉर्म टॉर्क लगा, और यूनिफॉर्म टॉर्क लगने के कारण यह हुआ कि जब इसके केस में आपने डिफ्लेक्शन निकाला अल्फा, तो आपने लिखा टॉर्क की जो रिस्टोरिंग टॉर्क वाली वैल्यू लिखी के अल्फा इक्वल टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क NIAB आया, मतलब जो डिफ्लेक्शन आया दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट आया। मतलब डिफ्लेक्शन डज नॉट डिपेंड अल्फा डज नॉट डिपेंड ऑन द थीटा, डज नॉट डिपेंड ऑन द थीटा, मतलब अल्फा जो है वो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, अल्फा डज नॉट डिपेंड ऑन द थीटा, इसका मतलब जो हमारा स्केल बना सर्कुलर बना लेकिन लीनियर डिविजन्स बने, मतलब लीनियर स्केल कह सकते हैं बनाने में। जो लीनियर स्केल बना इसका मतलब इट इज वेरी इजी टू कैलिब्रेट, कैलिब्रेट का मतलब मार्किंग करना स्केल के ऊपर। मैंने बताया था कि मान लो 5 डिग्री पर 1 एम्पियर हुआ, 10 डिग्री पर 2 एम्पियर हो जाएगा, 15 डिग्री पर 3 एम्पियर हो जाएगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि साहब वो एंगल पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। कौन नहीं कर रहा डिपेंड एंगल पे? डिफ्लेक्शन। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? करंट पे। वो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो है करंट। मतलब यदि हमारा डिफ्लेक्शन 2 गुना हुआ तो आप कह दोगे करंट 2 गुना हो गया है। लेकिन इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट रेडियल, साहब मैग्नेटिक फील्ड रेडियल नहीं है, मतलब हमने सॉफ्ट आयरन कोर यूज ही नहीं करी बीच में, तो अब की बार जो इसके सिलेंडर की तरफ आने वाली थी, सेंटर की तरफ आपको लाइंस दिख रही थी, वो इस तरीके से नहीं, ताकि कोयल के पैरेलल रहे, ऐसा संभावना ही नहीं है। तो भाई साहब इसका मतलब फील्ड रेडियल नहीं है, इसका मतलब नाउ द टॉर्क विल बी इक्वल टू NIAB साइन एंड सम एंगल विल बी थीटा, बिकॉज दिस इज नॉट 90 नाउ। इसका मतलब है यदि हम यहां पर टॉर्क के लिए रिस्टोरिंग टॉर्क वाला कंसेप्ट लगा के जब इसको कंपेयर करेंगे तो हम क्या पाएंगे? NIAB साइन थीटा। इसका मतलब ये है नाउ द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू I एज वेल एज साइन थीटा। मतलब ये है कि डिफ्लेक्शन जो है डिपेंड्स ऑन थीटा एज वेल एज आई, डिपेंड्स ऑन आई एज वेल एज साइन थीटा, क्योंकि ये 2 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। अब हम ऐसा नहीं कह सकते, कि भाई यदि 5 डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ तो आपने मान लो 1 एम्पियर करंट कह दिया, तो 10 डिग्री का डिफ्लेक्शन है तो आप 2 एम्पियर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भाई साहब डिफ्लेक्शन जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे टॉर्क बदलता जाएगा, और वैसे वैसे डिपेंडेंसी आपको, क्योंकि इसके साथ है तो डिफ्लेक्शन के साथ डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं होगी करंट की। कहने का मतलब यह है कि बिकॉज द डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन I and थीटा, दिस इंप्लाइज दैट द स्केल विल नॉट बी लीनियर, स्केल लीनियर नहीं रहेगा, विल नॉट बी लीनियर, एंड बिकॉज इट इज नॉट लीनियर दिस इंप्लाइज दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलिब्रेट, मतलब इस स्केल की रीडिंग मार्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। और हम तो भाई साहब फिजिक्स में सब चीज़ें आसान करते हैं, तो प्यारे जवानों मुश्किल चीज़ तो करेंगे नहीं। इसका मतलब हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ना हो ऐसी बात करेंगे नहीं, तो हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को करेंगे ही करेंगे, कैसे ना कैसे करके पैदा ही करेंगे। और पैदा किससे कर लेते हैं हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को? सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करके। आई होप आपको मेरी सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी। तो मेरे प्यारे जवानों, मैंने तमाम बातें आपको बताई, क्यों हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड करेंगे, नहीं होगा तो क्या होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस मटेरियल का यूज क्यों करेंगे, और किस तरीके से हम करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी और तमाम सारी बातें कर ली हैं। अगली वीडियो में मैं गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना सिखाऊंगा एमीटर और वोल्टमीटर दोनों में ही। तो प्यारे जवानों, आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते हुए फिजिक्स पढ़ो। गुड बाय, टेक केयर।